वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी कक्षा 8 की रीडर का फर्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो बीत गई सो बात गई। इसके राइटर हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की बेटा जो पोएम है, इसमें कवि ने जीवन की नश्वरता को बताया है और कवि ने इसमें बताया गया है, इसका भाव, इस पाठ का भाव है कि इस पाठ के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि जो जीवन में हमारा जो बुरा समय था, जो दुखद घटनाएं थी, उन्हें भूल जाना ही अच्छा है। और अनेक उदाहरण देकर कवि ने तारों का, अंबर का, फूलों का, मधुबन का, इनका उदाहरण देकर कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है कि सुख और दुख तो जीवन के पहलू हैं, उन्हें हमें अपने जीवन से लगा के नहीं रखना चाहिए। जो बीत गया उस समय को याद करके पछताना नहीं चाहिए। मिलना बिछड़ना तो जीवन का शाश्वत नियम है, इसे चाहकर भी हम नहीं बदल सकती। ये इस पाठ का सार है बेटा। इनके कवि हरिवंश बच्चन राय हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद के प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव में हुआ था। बच्चन जी जो थे वो प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और बाद में PhD की डिग्री भी प्राप्त की। इनकी रचनाएं देखो बेटा, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, 13 हार, निशा निमंत्रण, 2 चट्टानें, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी और 18 जनवरी 2003 को मुंबई में इनका निधन हो गया था। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं हम इनके। अंबर आसमान, कुसुम फूल, शोक दुख, निछावर समर्पित, नित्य सदैव, मधुबन बगीचा, मुरझाई सूखी। इसकी बुक एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं हम। अंबर के आंगन में क्या होता है? अंबर के आंगन में हर पल तारे भी टूटते हैं, प्रतिपल तारे टूटते हैं, जो तारे टूटते वो पुनः नहीं मिलते। अंबर अपने बिछड़े तारों पर शोक नहीं बनाता। उपर्युक्त सभी, तो बेटा इसका ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये सारे सही हैं। ख देखो, मानव को जीवन में क्या करना चाहिए? बिछड़े लोगों के बारे में ही सोचना चाहिए। अंबर की तरह अपने तारों को तोड़ना चाहिए। अंबर की तरह तारों को तोड़कर शोक मनाना चाहिए। बीती बातों को भूलकर आगे की सोचनी चाहिए। तो मानव जीवन में क्या करना चाहिए? हमें बीती बातों को भूलकर आगे की सोचनी चाहिए। अगला है, मधुबन की शाखाएं लहराकर क्या करती है? जीवन के दुख भुला देती है, एक दूसरे को चिढ़ाती है, आदमी को दुख देती, कुछ भी नहीं करती। तो मधुबन की जो शाखाएं हैं वह लहराकर क्या करती है? जीवन के दुख भुला देती है। ये पंक्ति है बेटा, इनके भाव स्पष्ट करना है, इनका भावार्थ हमें लिखना है। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कम अंबर शोक मनाता है। बेटा इसकी व्याख्या भी मैंने करवा दी थी इन पंक्तियों की, और एक बार फिर से मैं इनको बता देती हूँ आपको कि इनमें, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहता है कि जीवन में जो हमारे दुख थे, जो बातें चली गई, अर्थात आसमान के आंगन और जो आसमान रूपी जो आंगन है, इसके जो तारे टूट जाते हैं, प्यारे छूट जाते हैं, तो इन पर कभी भी अंबर भी शोक नहीं मनाता है। ठीक है, अंबर के कितने तारे होते हैं वो टूट टूट के गिर जाते हैं, लेकिन अंबर में फिर भी नए तारे और खिले रहते हैं। उनका शोक मनाकर वो जो बचे हुए तारे हैं वो अपना खिलना, अपना उगना नहीं छोड़ते हैं। तो इसी तरह हमें जीवन की भी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक है, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। इनका भावार्थ कवि ने बताया है
कि जीवन और मृत्यु का रहस्य जो है वो फूलों कलियों व उपवन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। कवि कह रहा है कि इस संसार में हर वस्तु है जो वो क्षणिक है। हमें अपने जीवन में एक फूल था जो कि बेहद प्यारा था, बहुत अच्छा लगता था हमें। अगर वो सूख गया तो हमें उसके सूखने पर शोक नहीं मनाना चाहिए। मानो वह फूल हमें जो था बहुत प्यारा था, हम उस पर हमेशा न्यौछावर थे, लेकिन वो अगर सूख गया तो क्या हम जीना छोड़ देंगे? अर्थात नहीं। उस मधुबन की छाती को देखो, यानी कि जो मधुबन है, जो बाग है, उसकी छाती को भी देखो कि रोज़ उसकी कितनी ही कलियां सूख जाती है और वो सूखी हुई कलियां दोबारा से नहीं खिलती। लेकिन कभी फुलवारी जो है, बगीचा जो है, उन सूखे हुए फूलों के लिए अपनी छाती नहीं पीटता। अर्थात जो बात बीत गई वो बात हमें दोबारा से नहीं दोहरानी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने वर्तमान को भी खो देंगे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर है बेटा, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्वेश्चन आंसर, कवि बीती बातों को भुलाने को क्यों कह रहा है? यहाँ देख लेते बेटा आंसर सहित आप को देखने में। और अगर किसी ने राइट नहीं किया है, किसी बच्चे ने, तो वो राइट अपने फेयर नोटबुक में कर सकते हैं जिसके छूट गए हों। कवि बीती बातों को भुलाने को क्यों कह रहा है? क्योंकि कवि के अनुसार अगर हम बीती बातों को याद करके दुखी रहेंगे तो वर्तमान को भी खो देंगे। इसलिए हमें बीती बातों को भुलाकर जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मधुबन पर क्या दुख आते हैं? कवि के अनुसार मधुबन में अनेक कलियां खिलती है और खिलकर मुरझा जाती है, फिर भी मधुबन अपनी सूखी हुई कलियों पर शोक नहीं जताता है। कवि के जीवन में बहुत प्रिय वस्तु कौन सी थी? कवि के जीवन में सितारे, तारे, कुसुम, कलियां आदि प्रिय वस्तु थी। अंबर शोक क्यों नहीं मनाता? आसमान बहुत सारे सुंदर तारों से सजा होता है। ये सुंदर तारे आसमान से टूटकर अलग हो जाते हैं, लेकिन अब इन टूटे तारों को लेकर शोक नहीं मनाता। अर्थात विनाश और निर्माण तो प्रकृति का नियम है। जीवन में जो भी कुछ है उसके प्रति हमें आस्था बनाए रखनी चाहिए। कवि ने जीवन में अंबर से क्या क्या सीखने को कहा है? कवि ने अंबर व तारों के माध्यम से हमें सीख दी है कि मिलना और बिछड़ना तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। हम चाहकर भी इसे नहीं बदल सकते। जिन्हें हम जान से ज़्यादा चाहते हैं उससे भी हमें बिछुड़ना पड़ता है। दुख तो होता है, फिर भी हमें उसे सहज स्वीकार करना चाहिए। मधुबन हमें क्या संदेश देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कवि ने जीवन और मृत्यु के रहस्य को मधुबन के माध्यम से समझाया है। मधुबन के अनुसार यह संसार क्षणिक है, अर्थात क्षणिक अर्थ होता है क्षण भर में रहने वाला, नष्ट हो जाने वाला। संसार की हर वस्तु क्षणिक है। हमें क्षणिक वस्तुओं के मोह में न पड़कर जीवन शैली को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। निरंतर हमें गतिशील रहना चाहिए। कवि की कविता के अनुसार यह शीर्षक उचित है या नहीं? कौन सा शीर्षक? बीत गई सो बात गई, यह शीर्षक है ना इस कविता का, तो तर्क दीजिए। कविता का शीर्षक बीत गई सो बात गई बिल्कुल सही है, क्योंकि कवि ने संपूर्ण कविता में बीती हुई बातों को बुलाकर जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने का संदेश दिया है। ये क्वेश्चन आंसर हो गया बेटा हमें। अब देखो बेटा, अंडरस्टैंडिंग व्याकरण बोध कर लेते हैं। बेहद शब्द बे प्लस हद में बे उपसर्ग है, ठीक है, जो कि उर्दू का उपसर्ग है, जिसका अर्थ है बिना। बे उपसर्ग का प्रयोग करते हुए हमने 5 शब्द लिखे। देखो बेटा, बे उपसर्ग है। उपसर्ग वे होते जो आगे लगते हैं, शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। इस पे वीडियो बनाई है ना मैंने उपसर्ग की, वो देख लेना अच्छे से। बेदर्द, बेईमान, बेनाम, बेसहारा, बेशर्म। कविता में से कर्ता, कर्म, अधिकरण और संबंध कारक के एक उदाहरण छाटे बेटा। कर्ता होता करने वाला, कर्म जिस पर कर्ता ने काम किया जिस साधन से, अधिकरण होता है आधार, और संबंध दर्शाते हैं ना। कारक पे वीडियो डालेंगे उसमें, और अच्छे से समझ लेना। अब देखो, कर्ता इसमें है अंबर शोक मनाता है। एक लाइन थी हमारी, अंबर शोक मनाता है। तो शोक कौन मनाता है? अंबर, यानी कि शोक मनाने वाला कर्ता कौन है? अंबर। तो इसमें हो गया अंबर। कर्म, कितने इसके तारे टूटे, यानी कि जो करता है उसने, उसके साधन क्या है, किस पर काम हुआ था, क्या टूटे थे? तारे। तो तारे हो गया कर्म। अधिकरण, जीवन में एक सितारा था। जीवन में पेपर अधिकरण कारक में आता है बेटा, तो यहाँ में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। संबंध, मधुबन की छाती को देखो, तो चुकी है, ये संबंध कारक को यहाँ दर्शा रहा है। ठीक है।
नीचे लिखे रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित पर्यायवाची शब्दों से कीजिए। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं बेटा। अंबर आकाश होता है तो अंबर का आकाश, नभ गगन, मधुबन उपवन, बाग बगीचा, कुसुम सुमन, फूल प्रसून, शोक पीड़ा, खेद दुख। नीचे लिखे शब्दों से विशेषण बनाइए और उनके उचित विशेष्य भी लिखिए। बेटा विशेषण होते जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। शोक, शोक का विशेषण हो जाएगा शौकीन, मुरझा का मुरझाई, ठीक है। और चाय जो हो गया वो क्या हो गया, विशेष्य। चाय की विशेषता बता दी हमने, चाय की शौकीन, है ना। कलियां मुरझाई तो कली विशेष्य हो गया, मुरझाई हो गई विशेषण, ठीक है। बीत, बीत से बीती रात, सूखी पत्तियां, पत्तियां सूख गई तो ये विशेषण और ये होगा विशेष्य। जो बीत गई सो बात गई वाक्य में जो और सो शब्दों से दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। आप भी जो और सो का प्रयोग करके दो दो वाक्य बनाइए। जो किया सो पाया, जो बोया सो काटा, जो करेगा सो भरेगा, जो चाहा सो रहा, जो हुआ सो हुआ। ये हमारे वाक्य बन गए, ठीक है बेटा। आई होप आप चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से लर्न हो गया होगा आपको। थैंक यू।